हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने दो बैलों की कथा जो आपका पहला चैप्टर है उनकी आंसर शीट अभी आपके पास भेजी जाएगी। तो उनके आंसर थोड़ा हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कांजी हाउस में पहला क्वेश्चन है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, क्यों ली जाती होगी। तो पहले तो हमें बताना है कांजी हाउस क्या है। कांजी हाउस वो जगह है जहाँ हम पशुओं को कैद करके रखते हैं। तो जब हम पशुओं को कैद करके रखते हैं तो जो आवारा पशु होते हैं उनको पकड़कर हम वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो कांजी हाउस के मालिक का ये दायित्व होता है कि जो हमने पशु पकड़े हैं उनको खाना पीना मिले। तो इस वजह से उनकी हाज़िरी उसको लेनी पड़ती है, और हाज़िरी ले करके वो वैसा इंतज़ाम करता है कि कांजी हाउस में पशुओं की जो जिसे हम पशुओं की जेल कहते हैं, जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है जो खेतों में घुसकर दूसरों के फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो उस वहाँ का जो मालिक होता है उसका पूरा दायित्व होता है कि वो उनको भागने ना दे, और उनकी हाज़िरी इसलिए उसको लेनी पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। जब गया ने अपने साले झूरी को उसने अपने दोनों बैल भेज दिए थे, तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी जिसने देखा कि यहाँ पर जो झूरी है वो बैलों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। तो उसने जो छोटी बच्ची थी उसके भी माँ बाप नहीं थे, उसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि माँ से दूर रहने का दर्द क्या होता है। इसलिए हीरा मोती की दशा देखकर उसके मन में प्रेम उमड़ आया। जब उसने देखा उनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है और उनको खाने पीने के लिए बहुत ख़राब सूखा भूसा दिया जाता है, तो इसलिए वो 2 रोटियां ला करके दोनों बैलों को बड़े ही प्रेम से खिलाती थी, जिससे वो बैल बहुत ही खुश रहते थे। तीसरा क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर करके आए हैं। तो कहानी में बैलों के माध्यम से कुछ नीति विषयक मूल्य उभर करके आए हैं। उसमें पहला क्या है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील। मतलब ये बताया गया है कि जो गधा है बहुत ज़्यादा सहनशील होता है, उस पर आप कितना भी बोझ लाद दीजिए लेकिन वो कभी भी नहीं कहता अब मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ हो गया है। तो ये बात इसमें बताई गई है कि आदमी को ज़्यादा सहनशील और सरल नहीं, सीधा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए अगर कुछ उसके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए वो संघर्ष करे, वो लड़ सकता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। दूसरा क्या है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य इसे पाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति आज़ाद रहना चाहता है, इसलिए आज़ादी को सबसे बड़ा मूल्य बताया गया है। तो मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए और आज़ादी के लिए लड़ते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए, और जो हर प्रकार से जो समृद्ध लोग हैं समाज के, उन्हें भी उसमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए। चौथा है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रतिरूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। हेलो स्टूडेंट्स, जो मैंने भी चौथा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा है, इसे आपको कॉपी पे नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं करना है। लेकिन मैं आपको समझाए दे रही हूँ कि गधे की स्वभावगत 2 विशेषताएं प्रसिद्ध हैं दुनिया में। एक तो उसकी मूर्खता, दूसरी सरलता और सहनशीलता। तो इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं भी कहा है कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं भी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, व्यक्ति को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं। अतः लेखक ने सरलता और सीधेपन पर प्रकाश डाला है। क्वेश्चन नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ऐसी तमाम घटनाएं घटी कि जिनसे पता लगता है कि वास्तव में वो बहुत ही गहरे मित्र थे। तो पहली घटना क्या हुई कि दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे। दोनों यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आए।
दूसरी घटना क्या घटी कि दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, और दूसरी घटना ये थी कि गया ने हीरा की नाक पे डंडा मारा और मोती से सहा नहीं गया, तो वो हल, रस्सी और जुआ लेकर के भाग खड़ा हुआ। फिर तीसरी घटना क्या घटी कि मोती जब मटर खाते पकड़ा गया तो हीरा भाग गया था, लेकिन जब हीरा ने देखा कि वो पकड़ा गया है तो वो वापस लौट आया उसको विपत्ति में फंसा देख करके, और वो भी मोती के साथ पकड़ा गया। चौथी घटना क्या घटी कि कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली। उससे क्या हुआ कि उसे रस्सियों से बांध दिया गया और मोती ने दीवार तोड़कर उसका अधूरा काम पूरा किया। हाँ, फिर लेकिन और हाँ, ये 4 घटनाएं घटी जिससे पता लगता है कि दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हैं। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए कि उनका अपना क्या दृष्टिकोण था। तो हीरा के इस कथन से स्पष्ट है कि समाज में स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, ये वो कहना चाहते हैं। उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। हीरा और मोती भले ही इंसानों के प्रतीक हैं, कहने का मतलब ये, वो भले ही जानवर थे लेकिन आज इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं और असभ्य समाज में स्त्रियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है। किसान के जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत ही गहरे रहे हैं, क्योंकि खेतीहर किसान के साथ जब तक पशु नहीं होगा तब तक उसकी खेती नहीं हो सकती है। किसान अपने पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देते हैं, हर समय जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह प्रेम करता है। जब हीरा और मोती ससुराल से वापस आकर थान पर खड़े हो गए तो क्या हुआ कि उसका हृदय आनंद से भर गया। किसका? गया का। बाकी प्लस प्रश्न अगले वीडियो में आप देखेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, कितना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। क्या मतलब है इसका कहने का कि मोती स्वभाव से उग्र किंतु दयालु बैल है। वह दूसरों पर अत्याचार होते देख करके उग्र हो जाता है और अत्याचारी से भिड़ जाता है। जो उसको परेशान करता है वो उससे पूरी तरीके से भिड़ जाता है। तभी तो उसने कांजी हाउस की क्या किया, दीवार तोड़ डाली और उन्हें आज़ाद कर दिया, अन्य पशुओं को आज़ाद कर दिया। तब मोती ने गर्व से कहा कि ऐसा बंधन मुझे सदा स्वीकार है कि कम से कम मेरे बंधन से 9-10 जानवरों की जान तो बच गई। अगला है कि दोनों, इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं, उनका आशय आपको स्पष्ट करना है और स्वयं लिखना है। जैसे हाँ, पहला है उसमें का, अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। क्या कह रहे हैं वो कि अवश्य दोनों में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। वो जो दोनों कहने को तो जानवर थे, लेकिन वो प्रेमचंद जी कहते हैं कि अवश्य उनमें कोई गुप्त शक्ति थी। क्या गुप्त शक्ति थी? हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे और प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें ही हर समय सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्रेमियों से श्रेष्ठ मानता है, सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी वो शक्ति नहीं होती है। मनुष्य के, आपने देखा होगा कि मनुष्यों में एक खासियत होती है कि वो एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं लेकिन अगले व्यक्ति के अंदर क्या है वो नहीं समझ पाते कभी। ऐसा उन दोनों जानवरों के साथ नहीं था, वो दोनों एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। दूसरा है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल जाता था। वो एक रोटी से क्या उनका पेट भर जाता था? नहीं, लेकिन वो इतने प्रेम से लड़की खिलाती थी कि उन्हें ऐसा लगता था उन्हें संपूर्ण भोजन मिल गया। हीरा, अब आप सुनिए, हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, उनको बहुत सताया, उनसे बहुत काम लेता था, लेकिन खाने को उन्हें सूखा भूसा
देता था, इसलिए वे बहुत ही परेशान थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर एक एक रोटी दोनों को खिलाई, तो दोनों ने ऐसा महसूस किया कि जैसे उन्हें संपूर्ण प्रेम मिल गया है। परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। पेट नहीं भरा, लेकिन उनको हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव किया और दोनों प्रसन्न हो गए। ये भी आपको आंसर शीट में हमने नहीं किया हुआ है, लेकिन ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसका आशय स्पष्ट करना है, इसका संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और आपको व्याख्या भी लिखनी है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। फिर है अगला क्वेश्चन, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? पहला इसमें से बताइए। अब आपको ये चीज़ सोचनी है, पढ़ना है कि गया का है गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें से सही आंसर है ग, वो हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। इसको आपको टिक करना है। फिर अगला है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध, उन्होंने हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। वो झूरी की सालेक गया का उन्होंने विरोध किया। वहाँ पर उन्होंने सूखा भूसा खाया, डंडे भी खाए। कांजी हाउस में फिर बंद किए गए। वहाँ पर अन्याय के विरोध, उन्होंने पूरी तरीके से उसका विरोध किया और बंधन में मतलब वो बांधे भी गए। क्या प्रतिक्रिया लिखेंगे आप? कि मेरे विचार से हीरा और मोती का ये कदम बिल्कुल सही था। यदि वे प्रतिक्रिया ना करते तो उनका और ज़्यादा शोषण होता। जो व्यक्ति अपनी खुद की सहायता के लिए आवाज़ नहीं उठाता है तो उसका और अधिक शोषण किया जाता है, समाज उसको बहुत अधिक परेशान करता है। अपना विद्रोह करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मालिक के मन में उन्होंने भय उत्पन्न कर दिया। अगला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ, ये कहानी हमको सच में ये लगता है कि ये आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती है। कैसे? आपको पता होगा, व्यक्तियों ने तो खूब ही स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई को लड़ा और आज़ादी पाई और उसके लिए अपना बहुत कुछ खोया। तो ऐसे ही इन दो बैलों के माध्यम से भी हमको पता लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं आज़ादी के रूप से, आज़ादी की लड़ाई से प्रत्यक्ष संकेत तो नहीं करती है, लेकिन दोनों बैलों की कथा अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। प्रकट रूप में तो यह दोनों बैलों से संबंधित है, लेकिन प्रतीक रूप से यह आज़ादी के आंदोलन की कहानी है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी हैं। संवेदनशील मतलब बहुत कुछ महसूस करते हैं, लोगों के कष्टों को, और क्रांतिकारी भाव उनमें जागता रहता है। वे अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। दूसरे देश में रहना उन्हें नहीं पसंद है। जैसे ही गया ने उनको अपने साले के यहाँ भेजा, उनको वहाँ पर नहीं माहौल पसंद आया और वो तुरंत लड़ते लड़ाते अपने देश वापस आ गए, अपने घर वापस आ गए। कई जगह उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि उनकी क्रांतिकारी भावना नष्ट हो जाए, लेकिन संयोग से उन्हें अपने देश पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये कहानी स्वतंत्रता के संग्राम की कहानी कहती है। अब आपको हम बताते हैं कि आपको ऐसे ही नोटबुक तैयार करनी है और क्रम से सारे क्वेश्चन जो हमने आपको समझाए हैं सब करना है। आपको जो व्याख्या बताई है वो सब प्रसंग व्याख्या लिखनी है। इस प्रकार आप और गलतियों पे विशेष ध्यान दें, कोई भी मात्राओं की गलती न करें और इंडेक्स ज़रूर बनाएं।